नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्यकला। दृश्यकला के इस सेशन में आज ये सिंधु सभ्यता का मुझे लगता है कि लास्ट चरण है, आखिरी बातचीत होगी इस पूरे सभ्यता के अध्ययन का। हम लोग इससे पहले बात किए हैं इनके नगर और वास्तु के बारे में, उनके मूर्तियों के बनाने की तकनीक के बारे में कि कैसे कैसे किस किस तकनीक से उनके मूर्तियाँ बनती थी, उन सब चीज़ों के बात किए हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे वो उनके राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन व धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे। आज कोशिश करिएगा आप लोग कि कॉपी और कलम से ज़्यादा अपने दिमाग को खोल के बैठिएगा और देखिएगा, बेहद ज़रूरी होगा। तभी इनके पूरे सभ्यता को एक अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे और इनके साक्ष्यों के आधार पर, ना कि जो है साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ जो है इनके जो मिले साक्ष्य हैं उनके आधार पर ही इनके जीवन काल व धार्मिक जीवन को जो भी है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके जानने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि पूरी की पूरी सभ्यता वो आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी, अर्थात उनके बारे में लिखा तो गया है या फिर उसमें जो लिखित ऐसा कुछ लिखित साक्ष्य है वो प्राप्त तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ऐसा है। तो इनके बारे में जो भी हम लोग अनुमान लगाते हैं, इस पूरे सभ्यता के बारे में जो भी अनुमान लगाते हैं, उनके पुरातात्विक जो अवशेष मिले हैं उनके साक्ष्यों के हिसाब से ही अनुमान लगाते हैं। तो आज हम उन्हीं साक्ष्यों के अनुमान से ही इन पे बातचीत करेंगे। तो हम बात करते हैं जैसे राजनीतिक जीवन पर। राजनीतिक जीवन पर अगर हम बात करते हैं तो इनमें जो चीज़ें मिली हैं उनके अवशेषों से ही ये पता चलता है कि या फिर वो नगर प्रशासन द्वारा संचालित रहे होंगे वो पूरी सभ्यता, या फिर जो है व्यापारी प्रशासन द्वारा, या फिर जो है पुरोहितों प्रशासन द्वारा वो संचालित रही होंगी। शायद हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। उसके बाद जो है एक हंटर महोदय थे, उन्होंने ये बोला था कि जो पूरी की पूरी सभ्यता थी वो लोकतंत्रात्मक सभ्यता थी, ना कि राजतंत्रात्मक। उन्होंने इस बात को सिद्ध करने के लिए ये भी बात बोला था कि यहाँ से इस तरह से कोई भी ढाल या तलवार या फिर अस्त्र शस्त्र नहीं मिले थे, जो कि ये बात को साबित करती है कि वो बहुत शांतप्रिय लोग थे, इसलिए वो लोकतंत्रात्मक सभ्यता थी। उसके बाद सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो इसमें जो है सामाजिक जीवन में वो लोग पारिवारिक थे, सीधी बात है, और मातृ सत्तात्मक सत्ता थी, मतलब पूरी सभ्यता जो थी वो मातृ सत्तात्मक थी। स्त्रियों के मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं वहाँ पुरुषों की अपेक्षा। पुरोहित लोग रहते थे, व्यापारी लोग रहते थे, शिल्पी लोग रहते थे। उनके प्राप्त साक्ष्यों से तो यही पता चलता है कि वो शांतप्रिय लोग थे, है ना, और मांसाहारी व शाकाहारी दोनों थे, और मनोरंजन भी करते थे वो लोग। साथ ही साथ जो है ये होता है कि क्या वो सभ्यता वर्णों में विभाजित थी, तो ऐसा अभी कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि वर्ण व्यवस्था वहाँ पर थी, ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, नगर जो है भले दो भागों में विभाजित थे, एक पश्चिमी टीला एक पूर्वी टीला, है ना, एक ऊपरी टीला जो निचली टीला, वो अलग बात है। उसके साथ साथ अगर हम आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो ये कृषि प्रधान सभ्यता थी, पशुपालन भी ये लोग करते थे और उद्योग व व्यापार भी करते थे। और अगर हम बात करते हैं धार्मिक जीवन के तो मातृ देवी की पूजा करते थे, पीपल के वृक्ष का पूजा करते थे और पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। बात रह गया इनकी विशेषता, ये थे धार्मिक जीवन वगैरह इनके बारे में। और ये विशेषता में अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके नगर विन्यास का जो विकास था वो बहुत वैज्ञानिक ढंग से था। हमने इससे पहले पढ़ा ही है कि इनके जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे, एक पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, ये पता ही होगा।
और ये पूरी की पूरी जो सभ्यता थी कई परतों में ढकी हुई थी। तो इस तरह से थे, जैसे कि एक और भी चीज़ें मिली थी इसमें, स्नानागार एक मिला था। स्नानागार जो है सिंधु सभ्यता के जो जिस परत पे था, स्नानागार जो मिला था उसके कई परत बाद जब सिंधु, मौर्य, फिर उत्तर मौर्य इस तरह की परतें आएगी, शुंग, कुषाण, तो कुषाण वाले परत पे जो है कुछ इस तरह के स्तूप मिले हैं, तो वो शायद पिछले वाले क्लास में बताया गया है। तो हालांकि हम बहुत अलग लाइन पे चले गए हैं, अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं विशेषता की। तो नगर विन्यास का वैज्ञानिक विकास इस सभ्यता का था। दूसरा था कि इनके ईंट के बारे में चर्चा नहीं किए हैं, तो इसी बहाने थोड़ा ईंट के बारे में चर्चा करते हैं। ईंट जो थे वो हर स्थलों के समान ईंट थे, मतलब कि कहीं भी किसी भी स्थल पर वो जो ईंट प्राप्त हुए हैं वो एक दूसरे से समरूप थी, एक जैसी ईंटें थीं। उनके जो अनुपात में थे वो 4:2:1 के अनुपात में ईंटें थीं, और ईंटों की आकारों में समरूपता थी, अभी मैंने बताया। और उसके साथ साथ जो है इस पूरी सभ्यता में जलमल का निकास का पूरा अच्छा व्यवस्था था, और पेयजल जो पानी पीने योग्य जल थे, जो पीने योग्य जल थे, उनके लिए भी अच्छा व्यवस्था था। एक तरफ से कुएं से उस नाली को कनेक्ट किया जाता था जहाँ से हम लोग नहाते या पानी पीते थे, दूसरी सब तरफ से जो गंदा पानी होता था उसको कनेक्ट करके किसी गटर में जो है गिराया जाता था, कनेक्ट कराया जाता था। ये सारी चीज़ें थी पूरे सभ्यता की। उसके बाद जो है वास्तुकला में ये विशेष रुचि रखते थे, ये लोग माहिर थे कहने का मतलब, और कांस्य युगीन सभ्यता थी। उसके साथ साथ शांत प्रिय लोग थे, पता ही है, लोकतंत्रात्मक सभ्यता थी, ये भी पता है। इस तरह की चीज़ें थी यहाँ पर, ये विशेषता या फिर इनके प्रमुख बिंदु मान सकते हैं। हालांकि इससे पहले जो भी क्लास हम लोग किए हैं, जो भी अध्ययन किए हैं, पढ़े हैं, जाने हैं, वो मुख्य बिंदु ही है। उसको थोड़ा पॉइंट आउट करके आप लोग अगर अलग करना चाहेंगे तो काफ़ी बेहद वो फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो अभी तक हमने जो स्टडी किया है, जो अध्ययन किया है, कुछ स्कॉलरी बुक से लेकर के मैंने यहाँ पर बात किया है, वहाँ से कुछ संदर्भ उठा करके हम यहाँ बात किए हैं। हवा में बात नहीं किए हैं, पढ़ के तब यहाँ पर बात किए हैं। कोई भी बात करेगा तो पढ़ के ही बात करेगा। जैसे उस बुकों में कुछ, जैसे एक लोकायत है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की, और एक बुक है हमारी परंपरा, और उसके एडिटर यानी कि संपादक हैं वियोगी हरि, हमारी परंपरा के। वो भी अच्छी बुक है, ये दोनों अच्छी बुकें हैं। बाकी कॉम्पिटिटिव बुकों में अगर हम बात करते हैं तो एक आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति की बुक है दृष्टि IAS की, और एक जो है इनका बुक है, क्या नाम है, नितिन सिंघानिया की बुक है। इन सारी चीज़ों से मैंने कुछ पढ़ करके और रेफरेंस ले करके यहाँ पर आप लोगों के सामने और ख़ुद जो है स्टडी किए हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी जो अगला क्लास होगा वो इसके बाद कौन से आर्ट आते हैं, क्या पढ़ने हैं, वो उसी में होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।